हेलो माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग की लेक्चर सीरीज़ में हाइड्रेशन को लेकर के। लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था लैटिस के बारे में, लैटिस एंथैल्पी को लेकर के, किन किन फैक्टर्स पे लैटिस एंथैल्पी डिपेंड करती है, और आयनिक कंपाउंड्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज जो हम लोग उनकी सॉल्युबिलिटी को लेकर के डिस्कशन करेंगे, और उस सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करने से पहले हम लोग जानेंगे हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट। तो स्टे ट्यून विद द लेक्चर, आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है इस लेक्चर में। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे दो टर्म लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है हाइड्रेशन और एक लिख रखा है सॉल्वेशन। ठीक है, पहले इन दोनों टर्म्स को समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखिए, हाइड्रेशन तब होता है जब हम लोग किसको लेंगे डिज़ोल्व कराने के लिए, फॉर डिज़ोल्विंग हम लोग लेंगे वाटर को। जब हम लोग किसको लेंगे, वाटर को लेंगे। और सॉल्वेशन का मतलब होता है तब जब हम लोग वाटर के अलावा एनी अदर सॉल्वेंट लेते हैं, कोई भी दूसरा सॉल्वेंट ले लें, उसमें सॉल्युबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो आयनिक कंपाउंड होता है, सपोज करके कोई भी एक आयनिक कंपाउंड है हमारे पास में, MX एक आयनिक कंपाउंड है जिसको हमने क्या किया, एक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कराया, एक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कराया, और सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कराने के बाद में ये जो जनरेट हुआ अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में कन्वर्ट हुआ। ये जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में कन्वर्ट हुआ, इस फिनोमेनन को ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन बोलते हैं। ठीक है, किसी भी लैटिस को डिज़ोल्व करा रहे हैं हम लोग किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, अगर हम लोग सॉल्वेंट वाटर ले लेते हैं तो हाइड्रेशन बोलते हैं। और अगर सॉल्वेंट हम कोई भी किसी भी दूसरे सॉल्वेंट की बात करें, जैसे अल्कोहल हो गया या इथेनॉल हो गया, किसी भी दूसरे सॉल्वेंट को हम ईथर ले लें, तो उसमें हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन। और यहाँ पर जो एनर्जी निकलती है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आपका बॉन्ड फॉर्म, इसमें आपका ये लैटिस टूट रहा है, और ड्यूरिंग दिस लैटिस ब्रेकिंग यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगी। इसको बोलेंगे हम लोग हीट ऑफ सोल्यूशन, हीट ऑफ सोल्यूशन, या फिर एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, या फिर योर एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इस लैटिस का कन्वर्ट होना अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में किसी भी सॉल्वेंट के अंदर में। नाउ इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, इसको इसके गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट में तोड़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं लास्ट टाइम पे आपको बता चुका हूँ कि जो आपके पास में गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट में तोड़ना होता है किसी भी आयन लैटिस को उसके आयंस में, तो इसको बोलते हैं हम लोग लैटिस एंथैल्पी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लैटिस एंथैल्पी। इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो इनिशियली हमने क्या किया है, इस स्टेप के अंदर में हम लोगों ने डायरेक्टली कन्वर्ट किया आयंस में, और फर्दर इन गैसेस आयंस को जो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेट करते हैं, यानी किसी वाटर के अंदर में हम लोग डिज़ोल्व करवाएंगे। तो इसके केस में जो भी एनर्जी रिलीज़ होगी इन गैसेस आयंस के केस में, अगर वाटर ले रहे हैं हम लोग, वाटर को अगर हम लोग सॉल्वेंट ले रहे हैं, वाटर एज अ सॉल्वेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं, हम लोग टर्म देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हम लोग जो है टर्म लेकर चलते हैं, दैट इज़ हाइड्रेशन एनर्जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, डिस्कशन है, वो इसी हाइड्रेशन एनर्जी को लेकर के जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे इसी पूरा हाइड्रेशन एंथैल्पी को लेकर के। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। आपको फैक्ट क्या याद रखना है कि जब हाइड्रेशन एंथैल्पी डोमिनेट करती है लैटिस एंथैल्पी पर, जब हाइड्रेशन एंथैल्पी आपकी डोमिनेट करती है किस पर, लैटिस एंथैल्पी पर, तब आपका कंपाउंड सॉल्युबल होगा, तब आपका कोई भी आयनिक कंपाउंड है वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा। और जब आपका लैटिस एंथैल्पी डोमिनेट करती है किस पर, हाइड्रेशन एंथैल्पी पर, जब लैटिस एंथैल्पी आपका डोमिनेट करेगी हाइड्रेशन एंथैल्पी पर, तो उस केस में आपका कंपाउंड इनसॉल्युबल होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब यहाँ पे अपने कांस्टेंट आयन में तोड़ रहे हैं तो ये आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। दिस इज योर एंडोथर्मिक प्रोसेस। जब हम लोग इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में तोड़ रहे हैं तो दिस इज़ योर एंडोथर्मिक प्रोसेस। और जब ये आयंस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में एक्वस स्टेट में जा रहा है, तो यहाँ पर जो एनर्जी हाइड्रेशन एंथैल्पी है, ये आपकी एक्सोथर्मिक होगी।
यानी एक्सोथर्मिक क्यों होगी इसके बारे में हम जानेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। बस अभी के लिए इतना जानिए कि जब भी हम लोग सॉल्ट को या किसी भी आयनिक कंपाउंड को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करवा रहे हैं तो उस केस में एक नया इंटरेक्शन जनरेट हो रहा है, और जब जब नया इंटरेक्शन जनरेट होता है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को पहले कि जब जब नया इंटरेक्शन आपका जनरेट होगा उस केस में एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे आपके पास में यहाँ एनर्जी रिलीज होने वाली है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक होने वाला है। ठीक है, तो आज का पूरा डिस्कशन है हम लोगों का हाइड्रेशन एनर्जी को लेकर चलेगा कि किस तरीके से हाइड्रेशन एनर्जी इफेक्ट करती है सॉल्युबिलिटी को लेकर के। तो चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसको। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग एग्जांपल लेते हैं NaCl का कि NaCl का डिसोल्यूशन किस तरीके से होता है वाटर के अंदर में, और वहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे हाइड्रेशन एनर्जी का। तो देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जो NaCl है मैंने आपको बताया था एक लैटिस की फॉर्म में होता है। तो सपोज करके ये लैटिस है NaCl का, एक सपोज करके एक लैटिस है। लैटिस होता क्या है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का, एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ पे आपके पास में जो Na+ और Cl- है स्टूडेंट्स, ये एक रेगुलर मैनर में अरेंज हो रखे हैं। ठीक है, हर एक NaCl के साथ इंटरेक्टेड है और हर एक Cl आपका Na के साथ इंटरेक्टेड है। दीज आयंस आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर, और इसी मैनर के अरेंजमेंट से हमारा क्या जनरेट होता है, इसी अरेंजमेंट से हमारा जनरेट होता है लैटिस। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज यहाँ पे आपके पास में NaCl का लैटिस है, दिस इज NaCl लैटिस। ओके, नाउ इस NaCl के लैटिस में क्या होता है कि जैसे ही मैं इसको वाटर में डिसॉल्व कराता हूँ, तो वाटर में डिसॉल्व कराने की पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वाटर होता कैसे है। वाटर आपका एक H2O मॉलिक्यूल है, ये आपका H2O मॉलिक्यूल है। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। जिनको ये नहीं पता है अभी, तो मैं आगे वाले लेक्चर में जब कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे पोलैरिटी को लेकर इंट्रोडक्शन करूँगा। अभी के लिए ये जानिए कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इन पर क्या आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल में हम इसको डिसॉल्व कराते हैं तो यहाँ पे आपके पास में आयंस का इंट्रैक्शन होगा इस तरीके से। ठीक है, दिस इज आयनिक इंट्रैक्शन, दिस इज आयनिक इंट्रैक्शन। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, वाटर जो आपका पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, पोलर मॉलिक्यूल वाटर का H2O का पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर का मतलब क्या है कि इस पर पोल है आपका, एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और डेल्टा नेगेटिव चार्ज जो कैरी कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या है यहाँ पे आपका पोल है यहाँ पे। तो इस पोलर मॉलिक्यूल के अंदर में ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज बियर कर रहा है ये इंटरेक्ट करेगा सोडियम आयन के साथ में। उसी तरीके से जो ये Cl- है, ये Cl- इंटरेक्ट करेगा, ये Cl- इंटरेक्ट करेगा इसके हाइड्रोजन वाले पार्ट से, क्योंकि हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक ही वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से सराउंड करेगा, ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ में इंटरेक्ट होंगे। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल आयन को इंटरेक्ट करेंगे इस तरीके से। ओके, तो हर एक आयन क्या करेगा, यहाँ पे इंटरेक्शन शो करेगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंटरेक्शन बिटवीन लैटिस, लैटिस किसका बना हुआ है, लैटिस बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का, है ना। लैटिस किसका बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कौन से हैं आपके यहाँ पे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, अगर हमने सॉल्वेंट वाटर ले रखा है तो यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है H2O के, यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है आपके H2O के। ओके, अब आगे क्या होता है, देखें यहाँ पे जब इंटरेक्शन हो रहा है, तो अगर ये इंटरेक्शन डोमिनेट कर गया, अगर ये इंटरेक्शन आपका डोमिनेट कर गया, तो डोमिनेट होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे आपका एनर्जी रिलीज करेगी। ठीक है, एनर्जी क्या करेगी आपकी, रिलीज करेगी, एनर्जी आपकी रिलीज करेगी। ठीक है, अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है जो कि एक्सोथर्मिक है, ये आपकी जो एनर्जी रिलीज हुई है जो कि प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है, ये एनर्जी यूटिलाइज होती है, इट इज यूटिलाइज्ड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ लैटिस, और इसी एनर्जी के रिलीज होने की वजह से आपका लैटिस क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, लैटिस आपका ब्रेक कर जाता है। यानी जो इसका सिनेरियो है, अगर हम लोग इसके सिनेरियो को समझें तो कुछ इस तरीके से जनरेशन हुआ है। यहाँ पे आपके पास में Na पॉजिटिव है और Na पॉजिटिव को सराउंड किया है, इस तरीके से आप लोग डाइपोल दिखा सकते हैं। यहाँ पे आपका पॉजिटिव और यहाँ पे आपका नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, इस तरीके से। यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे आपका पॉजिटिव है।
ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ है, Na को चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल ने इस तरीके से सराउंड किया है। ठीक है, हर एक Na आयन आपका कोऑर्डिनेटेड होगा किससे, हर एक कोऑर्डिनेटेड होगा आपका पोलर मॉलिक्यूल जो हमने डायपोल लिया उससे इंटरेक्टेड होगा। ओके, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हाइड्रेशन। अगर वाटर की बात करें तो ये जो प्रोसेस हुआ है, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है इस प्रोसेस में, इस एनर्जी को हम लोग बोल देते हैं डियर स्टूडेंट्स हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी या फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है इसको हम बोल देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि Na के केस में ऐसा रहेगा, इसी तरीके से आपका Cl- भी, इसी तरीके से आपका Cl- भी पूरा इंटरेक्टेड रहेगा डाइपोल के साथ में, पूरा इंटरेक्टेड रहेगा डाइपोल के साथ में, इस तरीके से, इस तरीके से। इस तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपके डिफरेंट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे, ये कैटायन और आयन को क्या करेंगे, इसी तरीके से आपका सराउंड करेंगे। ठीक है, और इस पूरे सराउंडेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी आपका, ये जनरेट करते हैं आपका, इसको ही बोलते हैं हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। और अगर ये हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट कर जाती है लैटिस एंथैल्पी पे, तो आपका मॉलिक्यूल का डिसोल्यूशन हो जाता है या उसको सॉल्युबल हो जाता है वो कंपाउंड। ये जो जनरेट करते हैं बेटा, ये आपका जो जनरेशन हुआ है इस तरीके से, ये जो पूरा आपका कैटायन को सराउंड किया है यहाँ पे और जिस तरीके से एनायन को सराउंड किया है, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग हाइड्रेशन स्फीयर। ये स्फीयर की तरह होगा, ये कैसा होगा आपका यहाँ पे हाइड्रेशन स्फीयर, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन स्फीयर। यहाँ पे जनरेट हुआ है आपका हाइड्रेशन स्फीयर। स्टूडेंट्स अपनी कॉपी अपने पास रखिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, आप लोग नोट करते जाइए चीज़ों को, जिससे क्या होगा आपको पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर्स का एक फ़ायदा होता है कि आप क्या कर सकते हो, उनको बार बार देख सकते हो, जिस पॉइंट पर आपको समझ में नहीं आया पॉज कर सकते हो, फिर से उसे समझ सकते हो। ठीक है, चीज़ों को क्लियर आउट कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ आप इसको नोट भी कर लीजिए। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। जैसा कि मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट होने से पहले बताया था कि हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी को। तो सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर है जो आपका, जिस पर आपका हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है। ठीक है, तो सबसे पहला डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। ओके, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, दैट इज ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए हम लोग जैसे कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बेसिस पर पूरा का पूरा जो प्रोसेस है सॉल्युबिलिटी का वो एक्सपेरिमेंटली बेस्ड है। तो डिपेंड करता है आपका किस तरीके का हमने सॉल्वेंट ले रखा है। ठीक है, कौन सा सॉल्वेंट ले रखा है और उस सॉल्वेंट के बारे में हम लोगों को उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताएगा। तो जैसा हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है आपका दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2/r², है ना। ये आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन किसका है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रिलेशन। अट्रैक्शन का रिलेशन। ठीक है, तो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्जाम्स की, जो 12th में हैं या 12th पास आउट कर चुके हैं, उनको तो पता होगा ये किस तरीके से आपका आता है। लेकिन जो बच्चे 11th में है तो वो ये मान के चलिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस। नाउ ये जो एंटिटी है बेटा यहाँ पे कांस्टेंट है, इट इज सम कांस्टेंट। ओके, और यहाँ पे आपके पास में जो ये एप्सिलॉन नॉट है ये डिपेंड करता है आपका मीडियम में। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन नॉट जो 8.54 होता है वैक्यूम के, आई थिंक इतना कुछ अप्रॉक्सीमेटली होता है। तो ये डिपेंड करता है मीडियम पे, ये आपका नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करेगा। तो वैक्यूम के केस में जो इक्वेशन होती है, वैक्यूम के केस में ये जो इक्वेशन होती है बेटा, ये हम लोग ले लेते हैं इस तरीके से, जो फोर्स होगा आपका दैट विल बी इक्वल टू Q1 Q2/r²। यानी ये वाली जो एंटिटी है, ये जो कांस्टेंट है, ये आपकी अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर जाती है, वैक्यूम में, ये आपका बराबर हो जाती है आपके 1 में। तो और जो अगली एंटिटी है, अब ये जो पूरा फोर्स ऑफ जो ये मतलब पूरी एंटिटी गवर्न हो रही है कांस्टेंट, इस पर डिपेंड करिए एप्सिलॉन नॉट पे, क्योंकि मीडियम डिपेंडेंट होती है। जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ये हर एक मीडियम में डिफरेंट होगी। तो यूजुअली हम क्या बोलते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 1/k Q1 Q2/r²। इस तरीके से हम लोग इसको लेके चल लेते हैं फॉर एनी मीडियम।
फॉर एनी मीडियम, तो किसी भी मीडियम के लिए हम लोग इसकी वैल्यू को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके तो यहाँ पे आपके पास में क्या है कि जो K है इसको हम मान के चलते डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम लोग मान के चलते डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, जो कि डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है। जैसे वाटर के लिए इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितना होती है, वाटर के लिए इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 80 के करीब होती है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है इस रिलेशन से कि अगर आपके पास में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा, अगर आपके पास में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा तो आपके पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी कम हो जाएगी। यानी इजीली मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, अगर K वैल्यू इंक्रीज करिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ रहा है आपका, तो उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, यानी लैटिस एंथैल्पी उतनी कम हो जाएगी, और जितनी कम लैटिस एंथैल्पी हो जाएगी उतना ज़्यादा आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ने के चांसेस हैं। यानी कहीं ना कहीं आपका कौन गवर्न करने वाला है यहाँ पे आपका इस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, उसका मीडियम, कि किस मीडियम पे आपका ये पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है। ओके नाउ जो आपके पास में फोर्स ऑफ जो सॉल्वेशन एनर्जी है वो रिलेट होती है किस तरीके से, देखिए इस तरीके से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया यहाँ पे, मैंने आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपका सॉल्वेशन है, जो सॉल्वेशन एनर्जी जो है आपकी या हाइड्रेशन एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। तो आपको क्या याद रखना है कि फोर्स जो होता है इट इज इक्वल टू K1/K Q1 Q2/R², और K क्या है यहाँ पे आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर एक सॉल्वेंट का अपना होता है, यानी क्या दिखाता है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट को बताता है। तो अगर K की वैल्यू, यानी K की वैल्यू सम कोई वैल्यू निकल के आएगी जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, K की वैल्यू अगर बढ़ती है आपकी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो निकल के आता है सॉल्वेशन एनर्जी का, वो इस तरीके से रहता है आपका सॉल्वेशन एनर्जी का। आपको इसके डेरिवेशन में नहीं जाना है, डिफरेंट इक्वेशंस है आपकी, लेकिन उन इक्वेशंस के पीछे इतना भागना नहीं है। 1/(1)-1/(r), ठीक है। और ये जो εr है आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर εr बढ़ेगा, अगर आपका εr बढ़ेगा तो 1/εr की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 1/εr की वैल्यू कम हो जाएगी, और ये पूरी जो वैल्यू है 1/εr ये पूरा का पूरा आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और ये जब इंक्रीज करेगा तो सॉल्वेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, परमिटिविटी के बेसिस पर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बेसिस पर, एप्सिलॉन की वैल्यू के बेसिस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग इस रिलेशन के थ्रू समझ सकते हैं सॉल्वेशन एनर्जी को। क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि सॉल्वेशन एनर्जी जब डोमिनेट करती है लैटिस एंथैल्पी के ऊपर में, तो ये आपका लीड करती है किसके लिए, लीड्स टू सॉल्युबिलिटी, ये आपका लीड करेगी सॉल्युबिलिटी के लिए। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए बेटा कि अगर 1/εr वैल्यू बढ़ेगी तो 1/εr क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, और अगर आपका 1/εr कम हो जाएगा तो 1-1/εr आपका बढ़ जाएगा, और अगर 1-1/εr बढ़ जाएगा तो आपकी सॉल्वेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। ओके समझ में आ गई बात। तो ये जो εr है किसके केस में ज़्यादा होगा, अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि किसके केस में εr की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। तो दो चीज़ें आपके पास में εr किस तरीके से आपका रिलेट होगा। एक तो हम बोलेंगे जो सॉल्वेंट आपका पोलर हो, हम क्या बोल सकते हैं, पोलर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो जितना ज़्यादा आपका क्या होगा, पोलर नेचर होगा सॉल्वेंट का, उतना ज़्यादा क्या होगी आपके पास में, उतनी ज़्यादा आपके पास में वो उसकी εr की वैल्यू होगी। तो इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग वाटर को लेकर चलें तो वाटर कैसा होता है आपका, वाटर को हम लोग मान के चलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको उपाधि दे दी गई है भाई यूनिवर्सल सॉल्वेंट की। अगर कोई आपसे पूछे, क्योंकि हर जगह पे वाटर यूज़ होता है, अवेलेबिलिटी भी है ना। अब हर जगह पे कोई दूसरा एसीटोन या XYZ कोई भी सॉल्वेंट आपका केमिकल मिल नहीं सकता है ना, वो तो लैब में ही यूज़ होते हैं आपके। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो वाटर आपका हर जगह अवेलेबल है, और इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली पूछी जा सकती है, ये अप्रॉक्सीमेटली आपकी 80 के बराबर होती है, ठीक है, वेरी हाई वैल्यू है। इससे ज़्यादा पेरोक्साइड की होती है, आपको बता दूँ मैं, पेरोक्साइड की जो εr की वैल्यू है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 81, ठीक है। तो सर इसको क्यों नहीं बोलते हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट, रीज़न ये है स्टूडेंट्स, ये ईजिली, ये हाईली रिएक्टिव है ना आपका, ये टूट जाता है, तो इट इजीली डिकम्पोज है ना, अंडर सर्टेन कंडीशन, इजीली डिकम्पोज्ड अंडर सर्टेन कंडीशन, अंडर सर्टेन कंडीशन,
ठीक है। तो कुछ सर्टेन कंडीशंस के केस में ये आपका क्या कर जाता है, इजीली ब्रेक कर जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको थंब रूल क्या याद रखना है, आपको थंब रूल ये याद रखना है कि जिस सॉल्वेंट का जितना ज़्यादा पोलर नेचर होगा, जितना ज़्यादा पोलैरिटी होगी उसके अंदर में, उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, उतना ही ज़्यादा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, और जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतनी ज़्यादा आपकी सॉल्वेशन एनर्जी होगी। अगर वाटर ले रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। तो आपको सिर्फ एक रूल याद रखना है कि ग्रेटर एप्सिलॉन आर हायर विल बी द सॉल्वेशन एनर्जी। बस इतना थंब रूल याद रखना है, ग्रेटर एप्सिलॉन आर मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या ग्रेटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हायर विल बी सॉल्वेशन, ठीक है, उतनी ज़्यादा आपकी सॉल्युबिलिटी भी होगी। तो सिर्फ इकलौता ये फैक्टर नहीं है जो सॉल्युबिलिटी को गवर्न करेगा, बट दिस इज वन ऑफ द फैक्टर वेयर वी कैन एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ मेनी आयनिक कंपाउंड इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स। ओके, नाउ हम लोग कुछ सॉल्वेंट्स की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लेकर के डिस्कशन करते हैं कि किसके केस में आपकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो मैं कुछ डाटा आप लोगों को दे रहा हूँ, तो उसके बेसिस पे आपको चलना है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ सॉल्वेंट हैं जिनका मैंने एप्सिलॉन क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाटा लिख रखा है। दिस इज DEC वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आपके पास में H2O2 का है, बट H2O2 को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं कंसिडर करते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको कंसिडर करते हैं, हम लोग वाटर को कंसिडर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोगों के पास में इथेनॉल का है, दिस इज ऑफ इथाइल अल्कोहल कह लो आप लोग। ET का मतलब इथाइल होता है, इथाइल अल्कोहल हो गया आपका। Me का मतलब मिथाइल होता है, तो यहाँ पे आपके पास में मिथाइल अल्कोहल का हो गया, और साथ ही साथ आपका किसका हो गया, बेंजीन का, ठीक है। यहाँ पे साथ ही साथ किसका हो गया आपके पास में, बेंजीन का। तो दिस डाटा रिप्रेजेंट द रिगार्डिंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डिफरेंट सॉल्वेंट्स। ओके, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी जो होगी वो H2O2 में होगी, देन आपके पास में H2O के अंदर में होगी, देन आपके पास में इस तरीके से डिफरेंट इथाइल अल्कोहल, और आपका देन आपका बेंजीन के केस में इस तरीके से, और मिथेनॉल के केस में इस तरीके से आपके पास में वैल्यूज़ हैं डिफरेंट। ओके, तो फर्स्ट जो डिस्कस किया हम लोग ने, फर्स्ट वी हैड डिस्कस रिगार्डिंग द हाइड्रेशन एंथैल्पी और सॉल्वेशन एनर्जी। हम लोग जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी की तरफ। देखिए, हमारा मेन एम है सॉल्युबिलिटी को समझना। तो फर्स्ट फैक्टर आपको, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। दूसरा जो है सॉल्वेशन एनर्जी बेटा डिपेंड करता है साइज ऑफ आयन पर। किस पर डिपेंड करेगा आपका, साइज ऑफ आयन पर, साइज ऑफ आयन, ठीक है, साइज ऑफ आयन पर। तो यहाँ पे हम लोग दोनों उसकी बात करेंगे, कैटायन की भी बात करेंगे और एनायन की भी बात करेंगे, ठीक है। हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैटायन को लेकर के भी और एनायन को लेकर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एक चीज़ याद रखिए बेटा कि हाइड्रेशन एंथैल्पी, अगर हम लोग कैटायन की बात कर रहे हैं, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R+ और 1/R-, और अगर हम लोग पूरे उसकी बात करें, डिफरेंट कोई सा भी हम लोग आयन ले रहे हैं, या फिर आप कैटायन और एनायन को लेकर ही पहले डिस्कशन में रखिए। पहले जो डिस्कशन हम लोग रखेंगे किसको लेकर के करेंगे, कैटायन और एनायन को लेकर के करेंगे। बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है किसमें कन्वर्ट होती है, इट इज़ बेसिकली 1/R++ 1/R-। तो पहले हम लोग इंडिविजुअल आयन की हाइड्रेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूरे कंपाउंड की हाइड्रेशन के बारे में समझेंगे। ओके, तो ये है आपके पास में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस तरीके से। अगर यहाँ पे ये सिंपल बोलता है कैटायन के केस में, अगर हम लोग के पास में कैटायन का साइज छोटा होगा तो हाइड्रेशन क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास में डिफरेंट आयन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, अगर हम इनके केस में देखें तो नीचे जाने पर आपका साइज़ इंक्रीज़ करता है, और अगर नीचे जाने पर आपका साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, साइज़ बढ़ रहा है अगर नीचे जाने पर, तो हाइड्रेशन आपका क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। इस रिलेशन से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो अगर हम लोग हाइड्रेशन की बात करें तो इधर जाने पर आपका हाइड्रेशन डिक्रीज़ हो रहा है, और सबसे ज़्यादा क्या होगा आपका हाइड्रेशन का ऑर्डर, है ना, हाइड्रेशन या हाइड्रेशन का ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन, या सबसे ज़्यादा एनर्जी भी किसके केस में रिलीज़ करेगी, आपकी लिथियम के केस में रिलीज़ करेगी, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर, हाइड्रेशन एनर्जी इस तरफ इंक्रीज़ कर रही है आप लोगों की। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें लिथियम, उसी तरीके से हम लोग बात करें बेरिलियम फैमिली की, Be+2 की, देन आपका मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, Sr+2, Ba+2, है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो सबसे ज़्यादा जो आपका हाइड्रेशन होगा वो किसका होगा आपके पास में, Be+2 का, देन Mg+2 का, देन Ca+2 का, Sr+2 एंड देन Barium+2 का। ओके, तो दिस इज रिगार्डिंग द हाइड्रेशन ऑफ दिस कैटायन। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट एनायन, अगर हम लोग एनायन की बात करें तो आपके पास में N3- है ना, P3- अगर, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा या O-2 है, ये S-2 है। हम लोग अभी साइज़ को लेकर के कर रहे हैं, चार्ज को लेकर के नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन दो इंडिविजुअल आयंस की बात करें अगर हम लोग, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा सॉल्वेशन आपका N3- का होगा, और इन दोनों में सल्फाइड और ऑक्साइड में आपका दोनों में से सबसे ज़्यादा सॉल्वेशन किसका होगा,
या हाइड्रेशन किसका होगा, ऑक्साइड का चलेगा। तो ये आपके पास में डिफरेंट आयन के साइज़ के बेसिस पे हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा इनकी सॉल्बिलिटी को, ठीक है, इनके हाइड्रेशन को। और भी हम लोग उसको देख लें, अगर फ्लोराइड फैमिली को देखें तो इसको लगाइए आप ज़रा, इस क्वेश्चन को लगाइए ज़रा, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लगाइए। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि नीचे जाने पर आपका क्या कर रहा है, साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, और अगर साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो हाइड्रेशन आपका डिक्रीज़ कर रहा है, यानी यहाँ जाने पर आपका हाइड्रेशन, यहाँ जाने पर आपका हाइड्रेशन डिक्रीजेस, ओके, नीचे जाने पर आपका हाइड्रेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो दिस इज़ रिगार्डिंग द ऑन द बेसिस ऑफ द साइज़ ऑफ हाइड्रेटेड आयन, है ना। और आयन के बेसिस पर हम लोग ने, देखो सॉल्ट का भी हम लोग हाइड्रेशन डिस्कस करते हैं, आप लोग ने सुना होगा जिस तरीके से CuSO4.5H2 है ना, हाइड्रेटेड सॉल्ट है आपके पास में, तो सॉल्ट का भी हाइड्रेशन होता है और उनका हाइड्रेशन भी उनके साइज़ पर डिपेंड करता है, ओके। नाउ अब जैसे आप लोगों ने कई बार सॉल्ट पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे लिथियम के सॉल्ट पढ़े, अगर आप लोगों ने कार्बोनेटेड सॉल्ट पढ़े, है ना, सोडियम के कार्बोनेटेड सॉल्ट पढ़े, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को सराउंड करके रखते हैं, तो दैट इज़ बेसिकली व्हाट, हाइड्रेशन। जैसे बहुत कॉमन से आपका ब्लू कलर का सॉल्ट है ना, ब्लू विट्रियोल और CuSO4.5H2, तो ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है, सॉल्ट का हाइड्रेशन है, वाटर मॉलिक्यूल्स को सराउंड करके रख रहे हैं। तो यही चीज़ है बेसिकली हम लोग की जो डेली लाइफ में हम लोग आयनिक कंपाउंड के अंदर में देख रहे हैं, तो यही फिनोमेनन देख रहे हैं वो, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए, हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन आयन, है ना, हम किस पे डिस्कस करेंगे, चार्ज ऑन आयन पर, ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज ऑन आयन पर। तो अगर मैं चार्ज की बात करूं तो जनरली जो आपके पास में हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है या हाइड्रेशन एनर्जी होगी, दैट इज डिपेंड अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँगा Mg+2 का और Al+3 का, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन किसका होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है Al+3 का, क्योंकि Al+3 पर चार्ज क्या आपके पास में ज़्यादा है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ N3- का और O-2 का, सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन किसका होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, जिसका आपके पास में क्या है, जिसका आपके पास में साइज चार्ज ज़्यादा है, उसका हाइड्रेशन क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग डिफरेंट सीरीज़ को लेकर चले, लिथियम+2 का, लिथियम+ का और बेरिलियम+2 का, तो हाइड्रेशन किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है बेरिलियम+2 का ज़्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज के। तो डिफरेंट आयंस के साथ आप लोग इस तरीके से खेल सकते हो ना, ठीक है, डिफरेंट आयन, जैसे हम लोग खेल सकते हैं इस तरीके से, P3- हो गया आपका, S2- हो गया, या Cl- हो गया। ना यहाँ पे हो क्या रहा है आपके पास में, सिंपल सी बात है, जब चार्ज बढ़ेगा तो चार्ज बनने पर इंट्रैक्शन बढ़ेगा वाटर मॉलिक्यूल का। अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल हूँ तो मैं क्या करूँगा, आयंस को घेरने की कोशिश करूँगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मेरा ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो आपके पास में जो जनरेट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में और आयंस के बीच में, वो इंक्रीज़ कर जाएगा, इसीलिए क्या होगा, आपका हाइड्रेशन भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फैक्टर्स को तो डिस्कस कर लिया, हाइड्रेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो याद रखिएगा आपका कि हाइड्रेशन डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में हमने डिस्कस किया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका सॉल्वेशन होगा। दूसरा हमने डिस्कस किया चार्ज को लेकर के, जितना ज़्यादा चार्ज होगा आयन के ऊपर में उतना ज़्यादा उनका क्या होगा, सॉल्वेशन होगा। तीसरा हमने डिस्कस किया बेटा साइज़ को लेकर के, साइज़ को लेकर के लिए जितना बड़ा साइज़ होगा आपका उतना क्या होगा, उतना कम आपका सॉल्वेशन होगा। कई बार स्टूडेंट्स आपका ये वो रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के बीच में कि साइज डोमिनेट करेगा, चार्ज डोमिनेट करेगा, तो आप लोग याद रखिएगा कि चार्ज का डोमिनेंस ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू किसके, साइज के, ओके, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ, नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेशन के एप्लीकेशन के ऊपर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेडियस ऑफ हाइड्रेशन, है ना, रेडियस ऑफ, या आप लोग लिखिए, हाँ ठीक है, साइज ऑफ आयन लिखिए, है ना, सीधा लिखिए आप लोग, साइज जो हाइड्रेटेड आयन है, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, ठीक है। तो देखिए होता क्या है स्टूडेंट्स, कि आपके पास में जैसे हम लोग के पास में कोई कैटायन है, ये कैटायन का हाइड्रेशन हुआ, जैसे वाटर मॉलिक्यूल ने इसको सराउंड किया, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल ने इसको सराउंड कर दिया, तो वाटर मॉलिक्यूल के सराउंड करने पर क्या होता है, इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल का एक स्फीयर जनरेट हो गया है, जिसको हम लोग हाइड्रेशन स्फीयर बोलते हैं, हाइड्रेशन स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो हाइड्रेशन स्फीयर है, ये वाटर मॉलिक्यूल जब इंटरेक्ट हुए इस आयन के साथ में तो जनरेट हुआ है। ना ऐसा नहीं होता कि सिर्फ यहाँ पे मान लो ऐसा वाटर मॉलिक्यूल था, सराउंड हो गया, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है और यहाँ पे क्या आपके पास डेल्टा पॉजिटिव है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है फर्स्ट लेयर की फॉर्म में इस पर जनरेट हुआ है,
होगा क्या कि इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होगा कि इसके बाहर भी आपका क्या होगा, एक हाइड्रेशन स्फीयर जनरेट होगा। तो ऐसे सोन क्या होता रहता है, हाइड्रेशन स्फीयर जनरेट होते रहते हैं। ओके, ये आपके पास में दिस इज योर प्राइमरी, जैसे आपका प्राइमरी हाइड्रेशन है, प्राइमरी स्फीयर है, दिस इज योर प्राइमरी स्फीयर। इसके बाहर क्या होने वाला है आपका, इसी तरीके से सेकेंडरी स्फीयर होने वाला है। इसी के बाहर जो है आपका एक सेकेंडरी स्फीयर होने वाला है, फिर देन उसके बाहर आपका एक टर्शियरी स्फीयर होने वाला है। ठीक है, तो ये जो स्फीयर है इसका साइज़ बढ़ता रहेगा। ठीक है, और इसी स्फीयर के साइज़ को हम लोग मेजर करते हैं उसके रेडियाई से। ठीक है, किससे मेजर करेंगे, उसके रेडियाई से। ठीक है, तो यानी जितना ग्रेटर रेडियाई होगा इस हाइड्रेशन स्फीयर का, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ग्रेटर द रेडियाई ऑफ दिस हाइड्रेशन स्फीयर, ग्रेटर द रेडियस ऑफ हाइड्रेशन स्फीयर, ग्रेटर द रेडियस ऑफ हाइड्रेशन स्फीयर, maximum will be hydration, उतना ही ज़्यादा क्या हुआ होगा आपका, हाइड्रेशन हो रखा होगा। जितना बड़ा आपका रेडियाई होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका, हाइड्रेशन होगा। तो कहने का मतलब ये कि जितना ज़्यादा आपके पास में हाइड्रेशन हो रखा होगा उतना ही स्मॉलर क्या होगा आपके पास में कैटायन, क्योंकि जितना छोटा साइज़ होता है, जितना छोटा आपके पास में साइज़ होता है, जितनी ज़्यादा आपके पास में चार्ज डेंसिटी होती है, उतना ज़्यादा क्या होता है आपका हमेशा हाइड्रेशन होता है। तो इसका कहने का मतलब ये स्मॉलर विल बी द साइज ऑफ आयन, आयन का साइज़ क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि डिफरेंट जो आपके पास में साइज़ है, साइज़ के बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि किसके केस में हाइड्रेशन रेडियाई किसका ज़्यादा होगा। तो फॉर एग्जांपल, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें डिफरेंट आयन्स को लेकर के, जिस तरीके से लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन के केस में, इनके अगर हम लोग हाइड्रेशन रेडियाई को बात करें तो सबसे बड़ा हाइड्रेशन रेडियाई आपका लिथियम आयन का होगा, क्योंकि इसका साइज़ क्या है, छोटा है, तो उतने सारे वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसके साथ में इंटरेक्टेड रहेंगे। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो सोडियम आयन लिथियम के बाद किसका छोटा होगा, उससे सोडियम का, देन पोटेशियम का, देन रुबिडियम का, देन सीजियम का। उसी तरीके से ये हाइड्रेशन रेडियाई का डाटा है, हाइड्रेशन रेडियाई का। उस तरीके से Be+2 का होगा, देन आपके पास में मैग्नीशियम +2 का होगा, कैल्शियम +2 का, Sr+2 का। ठीक है, तो ये आपके पास में सेकेंड ग्रुप के अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रेशन रेडियाई के बारे में डाटा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग एनायन के केस में देखना चाहें तो एनायन के केस में भी फ्लोराइड आयन का सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, देन आपके पास में क्लोराइड आयन का, देन आपके पास में ब्रोमाइड आयन का, और देन आपके पास में आयोडाइड आयन का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हाइड्रेशन रेडियाई का सबसे लीस्ट किसका होने वाला है एनायन के केस में, आयोडाइड आयन का। तो याद रखिएगा कि एक कैटायन होगा, कैटायन या कोई भी आयन होगा आपका, एक चार्ज आयन होगा, उसको चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल घेरते हैं, और उसके केस में ज़्यादा घेरेंगे जिसके केस में क्या होगा आपका छोटा साइज होगा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा ना वहाँ पे, उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करके रखेगा, सिंपल सी बात है। और उतना ही बड़ा क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ रहेंगे। तो ऐसा होता है एक सिमिट्री में रहेंगे वाटर स्फीयर, ऐसा नहीं है कि एक ही स्फीयर बना के रखेंगे, एक के बाहर दूसरा होगा, दूसरे के बाहर तीसरा होगा, इस तरीके से स्फीयर रहते हैं। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नाम की भी चीज़ होती है ना। अगर मैं आपको एक सर्कल में बिठा दूं तो ऐसा थोड़ी कि मैं अगर 10 का बोलूँगी भाई 10 का सर्कल बना दो, एक साथ बैठ जाओगे, एक पर्टिकुलर रेडियस में आप पर्टिकुलर तो बैठ पाओगे ना, फिर बाकी के लोग कैसे सराउंड करेंगे, उसके बाहर बैठना चाहोगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ पीपल बढ़ते जाएंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, सिंपल कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन का, इतना ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बट ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और अगर आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो और भी इसमें एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें जानने के लिए मिलती है हम लोग कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट नंबर वगैरह इससे इफेक्ट होते हैं ना। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे मोबिलिटी को। ठीक है, दूसरा फैक्टर जो है, दूसरा जो है हम लोग, मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, फैक्टर से हेडिंग डाला हुआ है मैंने, फैक्टर तो ख़त्म कर दिए, यहाँ पे डाल देता हूँ एप्लीकेशन डाल देता हूँ ना, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास में मोबिलिटी का, मोबिलिटी ऑफ आयंस को। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा है कि देखो जितना छोटा हाइड्रेशन स्फीयर होगा उतना इजीली मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करेगा। हम बात करें मोबिलिटी की, है ना। अब मान लो बात आपके पास में बड़ा आयन होगा, मान लो ये छोटा आयन है, फिर उससे बड़ा आयन होगा, ये बड़ा हाइड्रेशन स्फीयर होगा, उससे बड़ा हाइड्रेशन स्फीयर होगा। तो अगर हाइड्रेशन स्फीयर का साइज बढ़ता जाएगा तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। ये तो इसी तरीके से कि एक रूम में बहुत सारे लोग बैठे हैं और आयन आपका मूव कर रहा है, तो एक दूसरे से क्या होगा, टकराव होगा, जितना बड़ा साइज होगा, है ना। तो अगर मान लो बाद में एक रूम है, एक प्रिसाइज रूम है, मैं उसमें 10 लोगों को भर रहा हूँ,
और उनका साइज़ थोड़ा हैवी है, ठीक है, जिम वाले लड़के लिया मैं बड़े बड़े से और उनको मैंने फिल कर दिया, तो होगा क्या, जब वो मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तो एक दूसरे के से क्या होगा, उनका टकराव होगा। और थोड़ा अगर मैं पतले लड़के लिया है तो उनका क्या होगा, वो ईजिली क्या कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। तो जितना बड़ा हाइड्रेशन स्फीयर होगा, ठीक है, उतनी कम क्या होगी, मोबिलिटी होगी। तो हाइड्रेशन स्फीयर का साइज ऑफ हाइड्रेशन स्फीयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी कम होगी अगर साइज़ क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा मोबिलिटी किसकी होगी, इसकी होगी। मोबिलिटी का मतलब क्या, मूवमेंट करना ना, किस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं आपके, है ना। तो याद रखना जितना बड़ा एक छोटा रूम है, अगर मैं उसमें बड़े बड़े लोग भर दूंगा तो इजीली माइग्रेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर मैं छोटे रखूँगा तो इजीली क्या कर सकते हैं, वो मूव आउट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना। तो अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा मोबाइल आयन कौन सा होगा, लिथियम आयन में, अगर लिथियम, सोडियम आयन में, पोटेशियम आयन में, रुबिडियम आयन में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मोबिलिटी किसकी होगी आपकी, सबसे ज़्यादा मोबिलिटी होगी रुबिडियम आयन की, क्योंकि सबसे बड़ा साइज़ किसका होगा, हाइड्रेशन स्फीयर का भी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, किसका होगा सबसे ज़्यादा आपका, लिथियम का होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग एनायन में बात करेंगे तो फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन और ब्रोमाइड आयन, है ना, आयोडाइड आयन। तो सबसे साइज़ बड़ा नहीं देखना, तुम्हें ये मत देखना कि इसका साइज़ बड़ा है आयोडाइड का, ये मत देख लेना आप लोग। आपको क्या देखना है, हाइड्रेशन स्फीयर का साइज़ देखना है। तो हाइड्रेशन स्फीयर किसके केस में बड़ा होगा, जिसका साइज़ छोटा होगा आयन का, उसको आयन का साइज मत देख लेना, हाइड्रेशन स्फीयर का साइज देखना है आपको, ठीक है। तो ये मत बोल देना सर आयोडाइड का साइज बड़ा है तो आयोडाइड क्यों इजीली माइग्रेट कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ बेटा हाइड्रेशन स्फीयर की। तो जितना छोटा साइज होगा चार्ज का, जितना छोटा आयन होगा उतना बड़ा क्या होगा, हाइड्रेशन स्फीयर होगा, उतना बड़ा हाइड्रेशन स्फीयर होगा। आयोडाइड का साइज बड़ा तो उसका हाइड्रेशन स्फीयर छोटा, आयोडाइड का साइज बड़ा उसका हाइड्रेशन स्फीयर छोटा, फ्लोराइड का साइज छोटा, फ्लोराइड का साइज छोटा उसका हाइड्रेशन स्फीयर बड़ा। तो मोबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, है ना। इससे हम लोग कंडक्टेंस की तरफ भी जा सकते हैं। तो अगर हम लोग थर्ड फैक्टर को बात करें तो हम लोग थर्ड फैक्टर यहीं पे मैं इसका आपको समझा देता हूँ, इसी चीज़ को लेकर के मैं आगे बढ़ता हूँ। दैट इज़ कंडक्टेंस, दैट इज़ योर कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस ये हुआ कि मान लो, चलो मिठाई देते हैं इसको, मान लो मैंने एक कंडक्टर, ये एक वो ले लिया, एक कंडक्टर ले लिया, एक सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले लिया और इसको जो है इलेक्ट्रोड लगा दिए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए मैंने, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। इन इलेक्ट्रोड को मैंने कनेक्ट कर लिया इस तरीके से, है ना। ये नेगेटिव और एक या पॉजिटिव, ये नेगेटिव और एक या पॉजिटिव। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस लिथियम आयन जो है मान लो आपका नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और Cl माइनस जो है LiCl ले लिया तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो मूवमेंट होता है आयन का, जब माइग्रेशन होगा तो यहाँ पे कंडक्टेंस जनरेट होगा। अगर ये लिथियम का माइग्रेशन का मतलब ये लिथियम आयन जब सर्टेन कैटायन और एनायन आपके अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका कंडक्टेंस जनरेट होगा। अब हम बात करें कि सर लिथियम आयन, अगर हम लोग डिफरेंट सॉल्ट्स की बात करेंगे, लिथियम का ले लिया, सोडियम का ले लिया, पोटेशियम का ले लिया, रुबिडियम का ले लिया, तो इनका जो कंडक्टेंस है, इनका कंडक्टेंस क्या, कंडक्टेंस मीन्स क्या, मोबिलिटी ऑफ आयन, मोबिलिटी ऑफ आयन अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर जो मोबिलिटी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं कि लिथियम आयन में और सोडियम आयन में, लिथियम आयन और सोडियम आयन की बात करें तो लिथियम आयन का हाइड्रेशन स्फीयर क्या बड़ा है ना। लिथियम आयन का हाइड्रेशन स्फीयर क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो अगर मान लो ये लिथियम आयन का साइज बड़ा है और ये लिथियम आयन के आयन्स माइग्रेट कर रहे हैं, आपके माइग्रेट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो इनके पे टकराव होगा जिसको हम लोग विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं। एक ड्रैग फोर्स भी लगेगा इन पे जिसको हम लोग विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं, ठीक है। जितना बड़ा साइज होगा कैटायन का या एनायन का, हाइड्रेशन स्फीयर का साइज जितना बड़ा होगा, जब वो मूव करेंगे अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे तो जितना बड़ा साइज होगा उनके बीच में क्या होगा, टकराव होगा, ठीक है। तो 2 सुमो पहलवान को अगर मैं एक छोटी सी जगह पर रख दूँ और वो एक दरवाजा इधर रख दूँ और एक दरवाजा उधर रख दूँ और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाने लग जाएंगे तो क्या होगा, उनके बीच में टकराव होगा ना, इजीली नहीं निकल पाएंगे वो, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इजीली आपका माइग्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर माइग्रेशन कम हो जाएगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो आप सिंपली रिलेट कीजिएगा इस कंडक्टेंस को किससे, सिंपली आप लोग रिलेट कीजिएगा इस कंडक्टेंस को हाइड्रेशन रेडियाई से। सिंपली किससे रिलेट कीजिएगा इसको, हाइड्रेशन रेडियाई से, ठीक है। तो जितना बड़ा हाइड्रेशन रेडियाई उतनी कम मोबिलिटी या उतना कम आपका क्या, कंडक्टेंस। तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, उतना ही कम क्या होगा आपका कंडक्टेंस होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मोबिलिटी किसकी है, रुबिडियम की, तो कंडक्टेंस भी क्या होगा यहाँ को आपका बढ़ेगा, कंडक्टेंस भी आपका बढ़ेगा, ठीक है, कंडक्टिविटी भी आपकी बढ़ेगी।
तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने हाइड्रेशन एनर्जी को इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट जो क्लास आने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी को लेकर के, डिफरेंट कुछ एक्सेप्शंस भी जानेंगे। तो आई थिंक अब 2 लेक्चर का बचा है आपका, 2 वीडियोस में मैं इसको खत्म करूंगा यानी कंपाउंड को। एक में मैं फजांस रूल कंप्लीट आउट करूँगा। एक्चुअली मैं चाहता नहीं हूँ कि ज़्यादा बड़े लेक्चर बनाऊँ, क्योंकि फिर टाइम पीरियड पूरा का पूरा उसमें वीडियोज़ में चला जाता ना। तो मैं शॉर्ट अपना जो लेक्चर है उसको थोड़ा शॉर्ट रखना चाहता हूँ, ताकि आप लोग रेगुलरली देखते रहें इन चीज़ों को, है ना। ऐसा ना हो कि एक ही बारी में बहुत सारा देखा और फिर उसी में लगे रह गए। तो आप लोग देखिए इनको, समझिए, है ना, पढ़िए चीज़ों को, जानिए किस तरीके से क्या होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप चीज़ों को बार बार समझिए, है ना, मतलब स्किप मत करिएगा लेक्चर को बीच में से, या पिछला देखा और अगला नहीं देखा फिर उसके अगला देख लिया, जंप कर गए, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। तो आप लोग रेगुलरिटी के साथ में लेक्चर्स को देखिए। आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत स्मूथली समझ में आ रही होंगी। गिव योर फीडबैक। Thanks for watching this. Keep sharing our video and like, share, comment also. Okay. Thank you so much. Take care, guys.